नमस्कार दोस्तों, ड्रीम जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति पढ़ा था और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति में आज राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमने लिख रखा है राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशंस आता कितना में है। तो राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 58 के अंतर्गत आता है। अब रही बात कि राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन योग्यता के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले जरूरी है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु कहीं न कहीं योग्य होगा। और आगे देखिए, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा की सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो लोकसभा सदस्य है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वह लोकसभा सदस्य चुना जा सकता है। दूसरी चीज, अगर हम चर्चा करते हैं कि वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में लाभ का पद कहीं भी डिफाइंड नहीं है। लेकिन यह भी याद रखने की चीज है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य या किसी राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा कि राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत, यह इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत। अब देखेंगे राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं श्रद्धापूर्वक कर्तव्यों का पालन करते हैं। संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण इनकी जिम्मेवारी है। जनता के कल्याण हेतु शपथ लेंगे। तो यह तो समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति जब भी शपथ लेंगे तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनहित को ध्यान में रखकर वो शपथ लेंगे। लेकिन यहाँ पर और एक चीज याद रखिए कि राष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा होता है। अगर राष्ट्रपति की शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ इनका दिलवाया जाता है। अब रही बात कि अगर मान लिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा होगा, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इनको शपथ दिलवाया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखने की बात है कि राष्ट्रपति का वेतन एक इम्पोर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, प्रेजेंट टाइम में कितना है। लेकिन उससे पहले भी जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो वेतन जो होता है वो संचित निधि से होता है। किससे होता है? राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से होता है। यह समझने की जरूरत है। यानी राष्ट्रपति का जो वेतन है कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का वेतन आपने जाना कि कंसोलिडेटेड फंड से होता है, लेकिन यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं कौतूहल है यह दिमाग में कि 2008 के पहले राष्ट्रपति का वेतन 50,000 रुपये और 2008 से 1.5 लाख रुपए कर दिए गए। लेकिन वर्तमान दौर में भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन अप्रॉक्स 5 लाख के करीब है। लेकिन राष्ट्रपति को वेतन के अलावा और क्या क्या सुविधा इनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति को वेतन के अलावा अगर चर्चा की जाए तो उन्हें फ्री में आवास दिया जाएगा, फ्री में टेलीफोन सुविधा दिया जाएगा, सचिवालय स्टाफ सुविधा फ्री रहेगा, इवन वाहन फ्री रहेगा, कहीं परिभ्रमण करना है तो सब फ्री में। यानी राष्ट्रपति को ये सब सुविधाएं प्राप्त होती है। अब यहाँ पर यह देखिए कि राष्ट्रपति का जो पेंशन की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति का पेंशन की अगर चर्चा की जाए
तो जो राष्ट्रपति का वेतन है उसका आधा राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में मिलेंगे, सचिवालय स्टाफ सुविधाएं मिलेंगे, लेकिन सारी जितने भी खर्चे हैं सब में कटौती किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वैसी स्थिति में अगर आप देखते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति की, तो ऐसी स्थिति में जो पेंशन है उनकी पत्नी को दिया जाएगा, लेकिन उसे आधा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझने का हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं। थोड़ा सा समझिए तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो यह समझने की कोशिश किया जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है जो राष्ट्रपति जो हैं उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की अगर शर्तें की बात किया जाए, राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए। मोटा मोटी इस चीज की हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, लाभ के पद पर नहीं होंगे। हालांकि यह मैंने जिक्र किया है, पुनः इस एक तरीके से देखा जाए तो रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पद हेतु जब शर्तें की बात हो रही है तो यहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें और क्या क्या होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप याद रखेंगे। लाभ के पद पर नहीं। दूसरा, विधानसभा सदस्य नहीं। तीसरा, आप यहां पे लिखिए राष्ट्रपति के बारे में, ये तो आपको याद रखना है कि लाभ के पद पर नहीं, विधानसभा सदस्य नहीं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए विशेषाधिकार प्राप्त, विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी कहने का तो क्या विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है, यह है कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर हैं और जब कोई वह निर्णय लेते हैं, वैसी स्थिति में उन्हें निर्भीक रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अगर पद पे अगर वो हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के दौरान उनके किए गए कार्यों को आप आलोचना भी नहीं कर सकते। चलिए चर्चा करते हैं आर्टिकल 61। अगर आर्टिकल 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का ये जिक्र करता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत। आर्टिकल 62 पद की रिक्तता, चलिए इसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग यह समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि संविधान में उल्लंघन जैसे शब्द का कोई जिक्र है नहीं। यह सबसे पहले याद रखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सी स्थिति में लगता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग या भ्रष्टाचार हो, लेकिन किस तरीके का भ्रष्टाचार, इसका जिक्र आपके भारत के संविधान में किया गया नहीं है, लेकिन फिर भी समझना है कि कौन सी परिस्थिति। तो याद रखिए, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाना है तो सबसे पहले सदन में
दो सदन है यहाँ पे, आप जिक्र करेंगे देखेंगे, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी के द्वारा भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पहल की जा सकती है। तो सबसे पहले इसमें जरूरत है कि जिस भी सदन के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितना? 1/4 सदस्य का, किसी सदन के द्वारा जब आरोप लगाया जा रहा है तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यह नोटिस दिया जाएगा कि महाभियोग आप पे लगाया जा सकता है। अब रही बात 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर तो होगा ही होगा, लेकिन जिस सदन के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। यहाँ यह भी याद रखना है कि जिस सदन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उस सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही प्रस्ताव को पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। माना कि लोकसभा यह लगाया आरोप, तो लोकसभा के 2/3 सदस्य के बहुमत से यह पारित हो जाना चाहिए, तभी तो आप भेजोगे राज्यसभा में। अगर राज्यसभा के द्वारा आरोप लगाया जाता है तो वैसी स्थिति में वहां भी 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा यह आरोप अगर लगाया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है, तभी तो आप भेजोगे दूसरे सदन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर एक सदन के द्वारा आरोप लगाया गया तो दूसरा सदन का काम क्या हो सकता है? क्या आरोप है उसकी जांच करना, दूसरा सदन उसे जांच करती है। और अगर दूसरा सदन जांच करता है और ऐसी स्थिति में जांच सही पाया गया तो ऐसी स्थिति में दूसरे सदन के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही प्रस्ताव पारित कर महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया वैसी स्थिति में उस समय से ही जब प्रस्ताव पहली दफा पारित हुआ था राष्ट्रपति को पद से उसी समय से हटाना तय माना जाएगा। तो यह है महाभियोग की प्रक्रिया। पुनः एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह क्या है। जब आए तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में किसी सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है और उसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होनी चाहिए और उसी सदन के 2/3 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो दूसरे सदन में इसे आरोप की सत्यता की जांच के लिए भेजा जाता है और दूसरा सदन भी अगर आरोप को सही पाया ऐसी स्थिति में दूसरे सदन के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित कर महाभियोग लगाया गया राष्ट्रपति पे और तब से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना होगा जब पहली बार एक प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर दूसरा सदन आरोप की जांच करता है और आरोप सही नहीं पाया गया कि राष्ट्रपति पर जो लगाए गए जो आरोप हैं वह सही नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक अगर देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में तो किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगर हम महाभियोग का चर्चा कर रहे हैं तो यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि महाभियोग क्या है। एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगर महाभियोग की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे यह समझने की कोशिश कीजिए कि क्वासी जुडिशियल पावर मिला हुआ है किसे, यानी महाभियोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यानी क्वासी जुडिशियल पावर है इसके पास। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभियोग एक
अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यानी क्वासी जुडिशियल पावर। ये क्या है? क्वासी जुडिशियल पावर, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में वह भी भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति को चुनने में उनकी कोई योगदान नहीं है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा या राज्यसभा के नॉमिनेटेड जिसे बोलते हैं, नामांकित बोलते हैं, नामांकित सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया के हिस्सा होते हैं। यहां समझने की कोशिश कीजिए। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनका कोई योगदान नहीं होता है। किनका? जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, लोकसभा का या राज्यसभा का, और राष्ट्रपति निर्वाचन में तो भाग लेते नहीं हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में यह सदस्य शामिल होते हैं। और एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि जो विधानसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हमने इसका क्यों जिक्र किया, समझने की कोशिश कीजिएगा। लोकसभा या राज्यसभा के नामांकित सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया के हिस्सा होते हैं, लेकिन क्या यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में थे? क्या ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में थे नामांकित सदस्य? तो कहा जाएगा कि नहीं थे। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य या राज्यों के विधानसभा सदस्य हिस्सा लिए थे, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखने की जरूरत है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए थे, कौन से ऐसे सदस्य हैं जो महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे? तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए थे और महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। लेकिन वैसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का हिस्सा नहीं रहे हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के हिस्सा रहेंगे, तो वह सदस्य होंगे लोकसभा या राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, यानी नामांकित सदस्य, जो किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन स्थितियों में हो सकता है। सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपति का पद रिक्त, यानी आर्टिकल 62 से रिलेटेड है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। समझिए कैसे कैसे। सबसे पहले तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर ऑलरेडी रिक्त हो जाएगा।
पहला तो यही है ना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन पहला कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होगा। चलिए, राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर अगर राष्ट्रपति अपने पद पर हैं और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, ऐसी स्थिति में इनका पद राष्ट्रपति का क्या हो गया, रिक्त हो गया। और कौन कौन सी संभावना हो सकता है, त्याग पत्र देने पर, अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। अब ये बताएं कि त्याग पत्र देंगे कि नहीं, इसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आगे चलते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है, लेकिन यह भी एक है रीजन कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा वह पद ग्रहण करने के लिए अहरक ना हो। इन सेंस यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन को इनवैलिड कर दिया गया ऐसी स्थिति में भी। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी पॉइंट को हमने चर्चा की है, तो ये तो स्पष्ट है कि 5 वर्ष का जब कार्यकाल समाप्त होगा तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन यह हमेशा ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे तब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते हैं, तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु होगी। हाँ, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया जाता है और 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। लेकिन क्या तब तक राष्ट्रपति का पद यह खाली रहेगा? नहीं, याद रखिए, ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं ये किसके रूप में काम करने लगेंगे? ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे? जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। वो सभी विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त होंगे जो पहले राष्ट्रपति को प्राप्त थे। लेकिन ये राष्ट्रपति क्या होंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, पूर्णपेन तो होंगे नहीं। त्याग पत्र देने पर, अब यहां पे ध्यान दीजिए, त्याग पत्र देने पर, यानी त्याग पत्र देंगे पहले किसे? याद रखिए, राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, वैसी स्थिति में त्याग पत्र किसे दिया जाएगा? तो वैसी स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। खैर, हम चर्चा कर रहे हैं कि त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को दे दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में पोस्ट कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की वैकेंट रहेगी। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति के रूप में यही उपराष्ट्रपति हैं जो कार्य करेंगे, यही राष्ट्रपति बन जाएंगे यहाँ पे। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। या राष्ट्रपति की अगर देखा जाए स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बीमार चल रहे हैं लंबे समय से, तो ऐसी स्थिति में भी अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण जिसे बोलते हैं या स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाने पर अभी तो किसी को हटाया ही नहीं गया है। तो आपको अब स्पष्ट हो चुका कि राष्ट्रपति का पद जो रिक्त है, क्या क्या कारण है ये आपने देखा। और ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो ऐसी स्थिति में किन्हें
राष्ट्रपति बनाया जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित ना हो, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मौका मिलेगा काम करने का, और वह सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को होते हैं।